टॉपिक हैं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, जो पीएमसी का सिलेबस है उसके अंदर देखो बेटा पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, उसके बाद गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, उसके बाद है आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, तो ये जो बेटा टॉपिक्स होंगे कोशिश मेरी ये होगी कि दोनों बुक से आपको मैं पढ़ा दूं, मतलब पंजाब की बुक है उसमें से भी पढ़ा लेता हूं और जो फेडरल की बुक है इसमें से भी आपको पढ़ा लेता हूं, ठीक है। गैस स्टेट, अब देखो हमारे पास एक ही चैप्टर है वो सिंध के सिलेबस में, चैप्टर 2, जिसके अंदर गैस भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, ठीक है। तो बेटा गैस स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच atoms or molecules are widely separated from one another. There are large empty space between the gas molecules. Gases are easy to compress. देखो गैस जो स्टेट है मैटर की, वो स्टेट है जिसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैस एटम की भी बनी होती है, मॉलिक्यूल्स की भी बनी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं एटम्स की बनी हुई है, क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं बेटा वो मोनोएटमिक होती हैं और बाकी जो गैसेस हैं वो पॉलीएटमिक होती हैं, वो डायटमिक भी होती हैं, ट्राइएटमिक भी होती हैं, टेट्राएटमिक भी होती हैं, पेंटाएटमिक भी होती हैं। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज स्पेस होता है, लार्ज स्पेस की वजह से उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होते हैं, वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो गैस में डिफ्यूजन भी होती है और गैस में इफ्यूजन भी होती है। देखो डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स का स्प्रेड हो जाना। उसमें ये होता है कि जो लाइट गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज होती है रैपिडली, जिस तरह सबसे हल्के में हल्की हाइड्रोजन गैस है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो सबसे ज्यादा होगा वो हाइड्रोजन गैस का होगा, और जैसे उनके मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ते जाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है जाएगा, कम होता जाता है, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेटा इनवर्स है, ठीक है। जो लाइट गैस होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अच्छा, उसके बाद है इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब है एस्केपिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए पिन होल, मतलब सपोज करते हैं सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, अगर उसके अंदर बिल्कुल समझे पिन होल अगर हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा स्मॉल होल हो जाता है तो उसमें से गैस के मॉलिक्यूल्स वन बाय वन बाहर निकलते हैं, तो उस अमल को हम कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन में भी यही होता है कि जो लाइट गैस होती है वो रैपिडली फ्यूज होगी बेटा। जो अगर सपोज करते हैं 2-3 गैसेस के सिलेंडर भरे हुए हैं और सबके अंदर इफ्यूजन होगी तो सबसे पहले सिलेंडर वो खाली होगा जिसके अंदर हल्की गैस भरी होगी, क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ इफ्यूजन भी लाइट गैस का बेटा ज्यादा होता है। तो गैस में इफ्यूजन भी होती है, गैस में डिफ्यूजन भी होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में कोलाइड भी होते हैं, आपस में टकराते भी हैं, और उनकी कोलियन इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब है नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड होंगे तो एनर्जी लूज नहीं करते हैं वो, एसी कोलियन को कहते हैं इलास्टिक कोलियन। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में इलास्टिक कोलियन होती है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं बेटा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराते हैं, जब वो किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं तो रास्ता बदल देते हैं, ठीक है। और इनकी जो मोशन होती है वो रेंडम होती है, रेंडम या जिगजैग, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन क्या होती है बेटा, रेंडम या जिगजैग मोशन होती है। और उनमें भी गैस के मॉलिक्यूल्स फास्टली वही मूव करेंगे जो हल्की गैस होगी, जो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स फास्टली वही गैस मूव करेगी जो हल्की गैस होगी। अच्छा, जो भारी गैस है, हेवी गैस है, वो स्लोली मूव करेगी। जब गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वाल्स के साथ टकराते हैं, देखो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर के वाल्स के साथ टकराते हैं तो उनके टकराने से प्रेशर प्रोड्यूस होता है। तो प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलियन, बेटा जो प्रेशर है वो नतीजा किसका है, कोलियन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विथ वाल्स ऑफ द कंटेनर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं उनके टकराने से प्रेशर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन। गैस के आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है, ठीक है।
हर मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, हर मॉलिक्यूल जो होता है वो आजाद होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के मुकाबले में, क्योंकि कंटेनर बड़ा है, उनके अंदर जो गैस का मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम न होने के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक है, गैस आर इजी टू कंप्रेस, गैस को कंप्रेस करना आसान होगा ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज्यादा है इसलिए उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बेटा अलग अलग होगी, किसी की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, तो हम उसका क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर गैस को हम सडनली एक्सपांड करेंगे, बेटा गैस के अंदर सडनली एक्सपेंशन होगी तो उसके अंदर कूलिंग होती है। अगर गैस की सडन एक्सपेंशन होगी तो उससे क्या होगा, कूलिंग होगी, जिसको हम कहते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इफेक्ट को कहते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट के गैस के अंदर जब सडनली आप एक्सपांड करेंगे गैस को तो उनके अंदर क्या होती है, कूलिंग का प्रोसेस होता है, जिसको कहते हैं जोल थॉमसन इफेक्ट। तो अब ये सेम पॉइंट्स हैं बेटा। ठीक है, ये आपको मैं पहले फेडरल इनके पंजाब के सिलेबस से पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग वाला टॉपिक की प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस है बेटा, गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं, और इसके अंदर थोड़ा कुछ डिटेल में लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको पहले आपको ये पढ़ा दूं, गैसेस की प्रॉपर्टीज यहां से पढ़ा दूं, उसके बाद जो है वो फेडरल के बुक से पढ़ा लेता हूं आपको मैं। तो बेटा ये आपके पास बुक जरूर होगा पंजाब का, इसी में से आपको मैं पढ़ा लेता हूं। और इसका पहला जो पेज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में है, और पेज नंबर आपको मैं बता देता हूं 40 पेज पर है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। और जो टॉपिक है पीएमसी के सिलेबस में वो भी पहले है प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, कि भाई गैसेस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसके अंदर देखो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है मैटर के 4 स्टेट्स का, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। बेटा देखो मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा। अब देखो पहले तो उनको डिफाइन करते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड क्या है, गैस किसको कहते हैं और प्लाज्मा किसको कहा जाता है। देखो सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेटा क्लोजली पैकिंग होगी। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स के दरमियान स्ट्रांग होती है, पार्टिकल्स कैन नॉट फ्री टू मूव, जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। बेटा सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हों, क्योंकि सॉलिड एटम के भी बने होते हैं, जिनको हम वैसे कहते हैं एटॉमिक क्रिस्टल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो बेटा ये एटम के बने हुए, इनको एटॉमिक क्रिस्टल कहते हैं हम, सॉलिड है ये। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बने हुए जैसे आइस है, I2 है, नेफ्थलीन है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो मॉलिक्यूल्स के बने हुए। ग्लूकोज है, सक्रोज है, मॉलिक्यूल्स के बने हुए सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स के बने हुए। आयनिक सॉलिड NaCl है, KCl है। तो सॉलिड चाहे एटम का बना हो, चाहे आयन का बना हो, चाहे मॉलिक्यूल्स का बना हो, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है और जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम भी है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी नियरली जीरो होती है। बेटा सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नियरली जीरो है, क्योंकि सॉलिड के दरमियान कोई अनफिल्ड स्पेस नहीं होता बीच में, मॉलिक्यूल जो होता है वो क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा है, सॉलिड जो है वो ज्यादा डेंसर होते हैं। अब कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो अलग बात है, जैसे आइस है, आइस जो होती है वो लेस डेंसर है देन वाटर, तो आइस का जो लेस डेंसर है उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। ठीक है, तो उसका अलग रीजन है, वो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है। जो आइस की डेंसिटी लेस है बेटा वो एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, बाकी जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ऑर्डरली फैशन में होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब बताएं लिक्विड स्टेट। देखो लिक्विड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैज
डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो उसका डेफिनेट है बट नो डेफिनेट शेप, मगर उनका कोई शेप डेफिनेट शेप नहीं है। मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं। बेटा लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज होते हैं, करीब होते हैं, क्लस्टर की सूरत में होते हैं, जिनकी वजह से उनका वॉल्यूम तो है, मगर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और फ्री मूवमेंट की वजह से इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अच्छा, अब लिक्विड में भी डिफ्यूजन होती है। जब इनका जो कतरा है वो पानी के अंदर हम डाल देते हैं तो पूरी जो पानी के अंदर वो इंक जो होती है स्प्रेड हो जाती है, तो इसका मतलब है लिक्विड के अंदर भी डिफ्यूजन होती है। मगर लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो गैस के मुकाबले में स्लो होती है। क्यों? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, उनमें कोलियन ज्यादा होती है, और वो ज्यादा जो कोलियन है वो डिफ्यूजन को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। बेटा देखो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं तो ज्यादा कोलाइड भी होते हैं, तो कोलियन से क्या हो जाती है, डिफ्यूजन स्लो हो जाती है। तो डिफ्यूजन जो स्लो होती है लिक्विड में, उसका रीजन है उनके दरमियान कोलियन। ठीक है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्लो भी करते हैं बेटा, फ्लो, अब देखो फ्लो करने की जो आप आगे पढ़ेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो रिलेटेड फ्लो से है। लिक्विड के फ्लो में रुकावट होती है जिसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, मगर हम ये पढ़ेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज के अंदर, ज्यादातर जितनी प्रॉपर्टीज लिक्विड की हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं गैस पे। तो गैस स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर particles are widely separated होते हैं। there are large empty space between the gas molecules. gas have no definite shape and no definite volume. ना तो उनका कोई definite shape है ना definite volume है, और वो कंटेनर की शेप जो है शेप तैयार करेगा। जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। पहले गैस थोड़ी भी हो मगर पूरे कंटेनर को जाकर ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करती है गैस। अब आते हैं प्लाज्मा स्टेट पे, क्योंकि गैस स्टेट तो हम पढ़ेंगे तो जाहिर बात है सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी गैस की। अब आते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो बेटा प्लाज्मा जो स्टेट है वो है पार्शियली आयोनाइज्ड गैस स्टेट। जब गैस को हम पार्शियली आयोनाइज करते हैं तो हमें मिलेगा प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा इज हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ द मैटर। प्लाज्मा जो है बेटा हाईली आयोनाइज्ड स्टेट होता है मैटर की, मगर ये होता है कि प्लाज्मा तब मिलेगा जब गैस में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। देखो डिस्चार्ज ट्यूब या क्रोक्स ट्यूब के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि जब गैस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो गैस आयोनाइज हो जाती है, आयंस में तब्दील हो जाती है। ठीक है, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मिक्सचर हो जाता है, उसके अंदर आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं जिनको वैसे हम एनोड रेज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और कुछ गैस अनआयनाइज्ड भी होती है। तो उसके मिक्सचर को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। तो बेटा प्लाज्मा इज ए मिक्सचर, प्लाज्मा मिक्सचर है किसका, आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का एंड अनआयनाइज्ड गैस। आयंस भी है उसके अंदर, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और कुछ गैस अनआयनाइज्ड भी उसके अंदर मौजूद होती है। तो उसी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। और अगर यूनिवर्स के अंदर देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्लाज्मा स्टेट है, क्योंकि सन स्टार वगैरह ये सब प्लाज्मा के बने हुए हैं। और जो आर्टिफिशियल एग्जांपल है बेटा प्लाज्मा की वो ट्यूबलाइट है। ठीक है, क्योंकि ट्यूबलाइट के अंदर गैस फिल करते हैं और उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो गैस आयनाइज हो जाती है। ठीक है, तो उसी आयनाइज गैस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो बेटा ये मैटर की स्टेट्स हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और वैसे आपको पता है कि ये सब जो स्टेट्स हैं मैटर की आपस में रिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशनशिप है। किस तरह, आप सॉलिड को हीट दे दें, सॉलिड हमारे पास कॉमनली जो सॉलिड अवेलेबल होता है, सपोज करते हैं आइस है ये, जब आइस को हम हीट देते हैं तो आइस मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में तब्दील हो जाती है वो। जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो वो लिक्विड स्टीम में तब्दील हो जाता है, गैस बन जाती है। बेटा स्टीम बन जाता है वो मतलब गैस बन जाती है। फिर उसी गैस को सपोज करते हैं आयोनाइज कर दें हम, तो उसी आयोनाइज्ड स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो इसका मतलब है सॉलिड को लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं हीट देकर। तो ये किस तरह होता है, एक्चुअली ये जो मैटर की स्टेट्स बदलती क्यों हैं, ये बदलती हैं टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक है, क्लोज पैकिंग होती है, फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। जब उसको हम हीट देते हैं तो फोर्स अट्रैक्शन वीक हो जाती है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के दरमियान है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, पार्टिकल्स मोबाइल बन जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, सॉलिड फ्यूज हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में तब्दील हो जाता है। तो उसका रीजन जो है वो है टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्शन वीक हो गया और वही सॉलिड जो है वो लिक्विड में आ गया। अच्छा, उसी लिक्विड को हमने ज्यादा हीट दी तो जो गैस के माल उनमें जो फोर्स अट्रैक्शन थी, जो लिक्विड के मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वंडरवाल्स फोर्स अट्रैक्शन या जो भी फोर्स अट्रैक्शन हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वो खत्म हो जाती है और जो मालिक्यूल्स है वो बिल्कुल ही सेपरेटेड हो जाते हैं और वो मेटल गैस स्टेट में आ जाता है। तो उसका रीजन भी टेम्परेचर है कि टेम्परेचर बढ़ाया हमने, टेम्परेचर बढ़ाने से जो मालिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन थी वो खत्म हो गई, मालिक्यूल्स अलग अलग हो गए, गैस में आ गए। अच्छा, उसी गैस को अगर हम आयोनाइज करेंगे तो हमें मिलेगा प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट मिलेगा। अच्छा, इनका रिवर्स भी हो जाएगा। किस तरह? वो जो प्लाज्मा स्टेट है उसके अंदर आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो वो वापस न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा, न्यूट्रल गैस बन जाएगी। उसी गैस को कूल करेंगे, उसी गैस को कूल करेंगे, इस गैस को कंडेंस करेंगे तो वापस लिक्विड आ जाएगा। अच्छा, उसी लिक्विड को वापस हम फ्रीज करेंगे तो वापस सॉलिड बन जाएगा। तो इसका मतलब है मैटर की जो स्टेट्स हैं आपस में रिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है। और जिसके अंदर उनकी कंपोजिशन देखो सेम रही है, अगर सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करते हैं, आइस को पानी में तब्दील करते हैं तो आइस का फार्मूला भी H2 है, पानी का फार्मूला भी H2 है, स्टीम का फार्मूला भी H2 है। तो इसका मतलब है ये जो मैं पहले आपको बता रहा था 3 मैटर की स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। नॉर्मली प्लाज्मा तो देखो अलग सी बात है, ठीक है, उनको जो है हमारे सिलेबस में भी थोड़ी सी जगह दी गई है, सिंध के सिलेबस में तो है ही नहीं, नाम ही नहीं उसका, ठीक है। तो मैटर की जो स्टेट्स हैं बेटा वो रिलेटेड है आपस में, और जिनके अंदर जब उनको हम हीट देते हैं, हीट देने से क्या होता है, उनकी कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि आइस का अलग फार्मूला है, पानी का अलग फार्मूला, स्टीम का अलग फार्मूला है, सेम फार्मूला है उनका, मगर जी उनकी अरेंजमेंट है जो वो बेटा चेंज हो जाती है। सॉलिड में क्लोजली पैक है वो, लिक्विड में क्लोज तो है मगर फ्रीली मूव करते हैं, और जब स्टीम के अंदर आएंगे तो वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही वाइडली सेपरेटेड हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो थ्योरी इनको डील करती है वो थ्योरी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी कहते हैं, जो सॉलिड को, लिक्विड को और गैस की मोशन को डील करती है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस। बेटा वही आपको मैंने थोड़ी कुछ पढ़ा दी है पहले ही, गैसेस की प्रॉपर्टीज। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, यही टॉपिक सेम पीएमसी के सिलेबस के अंदर भी है। तो इधर से मैं आपको पढ़ा लेता हूं पंजाब के सिलेबस से, ठीक है। तो ये बेटा आपको मैंने पहले पढ़ा भी चुका हूं। कहते हैं गैस डज नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ही नहीं, गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, दूर दूर होते हैं। ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, और वो ऑक्यूपाई करेगी जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल होगा, मतलब है कंटेनर पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगी। गैस थोड़ी होगी तो भी पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगी, ज्यादा होगी तो भी पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगी वो। तो गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, और वो उतने ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जितना कंटेनर का अवेलेबल वॉल्यूम होगा, स्पेस होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इसका मतलब गैस का वॉल्यूम वही होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। बेटा गैस का वॉल्यूम उतनी होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेती है वो। गैस का वॉल्यूम उतनी होगा जितना कंटेनर का वॉल्यूम है। सेकंड बात, गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैस का कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं बेटा, गैस का कोई डेफिनेट पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, वो शेप इख्तियार करते हैं कंटेनर की। जस्ट लाइक लिक्विड, जैसे लिक्विड है, देखो जैसे लिक्विड होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। पानी है, पानी को अगर जग के अंदर डालेंगे तो जग की शेप इख्तियार करेगा, अगर गिलास के अंदर रखेंगे तो गिलास की शक्ल इख्तियार करता है, कप के अंदर डालेंगे तो कप की शेप जो है इख्तियार करेगा वो। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो लिक्विड की भी डेफिनेट शेप नहीं है, ऐसे गैस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती।
अच्छा, गैस की डेंसिटी लो होती है बेटा, देखो डेंसिटी है मास अपन वॉल्यूम, देखो डेंसिटी क्या है, मास अपन वॉल्यूम। तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो लार्जर होता है, लार्जर वॉल्यूम की वजह से उसकी डेंसिटी लेस होगी। देखो बेटा, वैसे भी हम अगर मैटर की तीनों स्टेट्स को हम देखेंगे, सबसे ज्यादा डेंसर जो होता है वो सॉलिड होता है, देन लिक्विड, देन गैस। इसका मतलब है गैस की डेंसिटी लो होती है, गैस लो डेंसर होती है क्योंकि उनका वॉल्यूम ज्यादा है, लार्जर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। तो लो डेंसिटी होती है गैस की कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अगर उनको लिक्विड सॉलिड के साथ कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी गैस की लोअर होती है। ठीक है, इसलिए जो गैस होती है ऊपर उठती है। देखो बेटा, गैस क्योंकि जिसकी लोअर डेंसिटी होती है बेटा वो राइज होती है चीज। अब देखो आइस है, आइस को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो आइस पानी के अंदर डूबती नहीं है, ऊपर जो फ्लोट करती रहती है क्योंकि लोअर डेंसिटी है। तो गैस में भी ऐसे ही है, गैस हमेशा जो होगी ऊपर सरफेस पे होगी क्योंकि बेटा लो डेंसिटी की वजह से, लो डेंसिटी की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, गैस डिफ्यूज एंड डिफ्यूज, गैस में डिफ्यूजन भी होती है। डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेडिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, और इफ्यूजन भी होती है। इफ्यूजन का मतलब है एस्केप होना। अगर कंटेनर के अंदर बंद, जिस तरह टायर है, टायर के अंदर हवा भरी हुई, टायर पंचर होता है तो बिल्कुल पिन होल में से गैस के मॉलिक्यूल्स वन बाय वन बाहर निकलते हैं, तो समल को क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। तो गैस में डिफ्यूजन भी होती है, स्प्रेडिंग वाला प्रोसेस भी होता है, और इफ्यूजन भी होती है उसके अंदर। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की बेटा, ये रिलेटेड है उसके मॉलिक्यूलर मास से या उसकी डेंसिटी से, मोलर डेंसिटी से। जो गैस हल्की होगी, जो गैस लाइट होगी, जिसका मास कम होगा, वो गैस तेजी से फ्यूज होगी, वो तेजी से डिफ्यूज होगी। अगर आपको कहा जाता है, चार ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सी गैस है जिसमें इफ्यूजन या डिफ्यूजन ज्यादा होगा, तो हम देखेंगे लाइट गैस को। अगर दो गैस के मॉलिक्यूलर मास सेम है तो बेटा उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन होगा वो भी सेम हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका मोलर मास 44 है, प्रोपेन है उसका मोलर मास भी 44 है, और N2 गैस, लाफिंग गैस, उसका मोलर मास भी 44 है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 28 है, नाइट्रोजन का भी 28 गैस का, इथिन गैस का भी 28 है, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उनके बेटा मॉलिक्यूलर मासेस, मोलर मासेस सेम है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी मतलब इफ्यूजन वाली, डिफ्यूजन वाली सॉलिड में निग्लिजिबल होगी। सबसे ज्यादा गैसेस में बेटा डिफ्यूजन और इफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा, क्योंकि डिफ्यूजन और इफ्यूजन रिलेटेड है फ्री मूवमेंट से। बेटा डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो रिलेटेड है वो है फ्री मूवमेंट से, कि फ्री मोशन किसमें है, ज्यादा मोशन किसमें है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कौन से मूव कर सकते हैं, वो गैसेस के हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो इफ्यूजन या डिफ्यूजन का अमल होगा वो गैसेस में होगा, देन लिक्विड में होगा, क्योंकि लिक्विड में फ्री मूवमेंट होती है कुछ, और सॉलिड में बिल्कुल न होने के बराबर। अच्छा, उसके बाद है गैस जो होती है वो एक्सपांड हो जाती है हीट से। वो ये अब देखो हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में यही तो है कि जब हम गैस को हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं। वो रीजन क्या है इसका, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, और गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, और वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है। जब गैस को हम कूल करते हैं बेटा, गैस की हम कूलिंग करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वेलोसिटी गैस के मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, उनमें अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और गैस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका मतलब है गैस जो होती है वो एक्सपांड भी होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, और इनके वॉल्यूम में बहुत बड़ी चेंज आ जाती है। लिक्विड सॉलिड में इतना नहीं होता, लिक्विड सॉलिड के अंदर इतनी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है जितनी गैसेस के अंदर होती है, इसलिए कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी वाइडली सेपरेटेड है, और उनके दरमियान कोई फोर्स अट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए जब उनको हीट देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स और दूर हो जाते हैं,
और वॉल्यूम बढ़ जाता है। मगर लिक्विड सॉलिड के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसकी वजह से हीट देने से एक्सपांड तो होते हैं मगर इतने ज्यादा मिकदार में नहीं होते जितने गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद कि जब गैस में सडन एक्सपेंशन होती है, बेटा देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर सडन एक्सपेंशन होगी तो कूलिंग होती है, उसी इफेक्ट से क्या होती है, कूलिंग होती है, जिसको कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट है ये बेटा, कि गैस में सडन एक्सपेंशन से कूलिंग होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंटली मूव करते रहते हैं, कांस्टेंट मोशन में होते हैं। दे मूव ऑन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे बट इन रैंडम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा इनका, रैंडम होगा। दे एग्जर्ट प्रेशर, जाहिर है प्रेशर भी लगाएंगे, जब कोलाइड होंगे तो प्रेशर भी लगाएंगे, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर गैस के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतनी कूलिंग ज्यादा होगी, उतना प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब है प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी कूलिंग ज्यादा होगी, उतना प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एक सिलेंडर के अंदर 2-3 गैसेस को मिक्स कर देते हैं ए बी सी और आपस में वो केमिकल रिएक्ट न करें, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में आपने पढ़ा है, ठीक है, तो गैस उसी का प्रेशर ज्यादा होगा जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। ई गैस एक सी गैस, एक ही सिलेंडर के अंदर तीनों गैसेस को मिक्स कर देते हैं मगर शर्त है वो केमिकली रिएक्ट ना करें, तो हर गैस अलग प्रेशर लगाएगी, उस प्रेशर को हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर भी उसी गैस का ज्यादा होगा जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। इसका मतलब है प्रेशर जो रिलेटेड है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। जिस गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी कूलिंग ज्यादा होगी, कूलिंग ज्यादा होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो वीक होती है। बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं। तो बेटा ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं ये। उसके बाद प्रॉपर्टीज लिक्विड की आ जाती हैं, उसके बाद सॉलिड की वो जरूरत नहीं है अभी क्योंकि वो चैप्टर उनका अलग है। बेटा लिक्विड और जो सॉलिड का चैप्टर है वो चैप्टर ही अलग है, वो उसमें पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं इस फेडरल के बुक से पढ़ा लेता हूं मैं आपको। अच्छा पेज चैप्टर बेटा 4 है ये, चैप्टर 4 फेडरल की बुक में, और पेज नंबर 76 पे, पेज 76 पे है चैप्टर 4, ठीक है। अब देखो पहले इसका इंट्रोडक्शन है, पहले इसका इंट्रोडक्शन कि भाई मैटर की स्टेट्स के बारे में है कि मैटर की स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। बेटा इंट्रोडक्शन में है मैटर की स्टेट्स जो अभी हमने जिक्र कर चुके हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, प्लाज्मा भी है। और प्लाज्मा की फिर डेफिनेशन भी बता देता है कि पार्शियली आयोनाइज्ड गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर। जाहिर है जब गैस में से गैस को हम हीट देते हैं हाई टेम्परेचर पे तो गैस आयोनाइज हो जाती है, उसी आयोनाइज गैस को हम प्लाज्मा कहते हैं। और आप आयोनाइज गैस को टेम्परेचर के जरिए भी कर सकते हो या इलेक्ट्रिक करंट देकर भी कर सकते हो। जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो भी गैस आयोनाइज हो जाएगी, तो उसी आयोनाइज गैस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा उसके बाद आगे बताता है गैस के बारे में, कहता है वर्ड गैस इज डायरेक्ट फ्रॉम क्योस, जिसका मतलब है रेंडम, कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, जिगजैग मूव करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज गैस पार्टिकल्स हैव रेंडम मोशन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रेंडम मोशन होती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। देखो वो प्रॉपर्टीज वही गैसेस की हैं, बात वही सेम ही है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, तब तक मूव करते रहेंगे जब तक किसी और के साथ वो कोलाइड ना हो जाए, जब किसी और के साथ टकरा ना जाए। अगर कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे तो रास्ता बदल देंगे, अगर और किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो भी रास्ता बदल देंगे। तो जो उनकी मोशन होगी वो जिगजैग हो जाएगी। बेटा मूव तो स्ट्रेट लाइन में करेंगे
जब किसी और मालिक्यूल के साथ टकराएंगे तो रास्ता जो होता है वो चेंज कर देते हैं, तो इनकी जो मोशन है वो जिगजैग या रेंडम हो जाती है। द मालिक्यूल्स ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन until they collide with each other या with walls of the container. This motion is known as Brownian movement. ये रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी, कहा था 1827 के अंदर कि भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ब्रोनियन मूवमेंट होती है उनके अंदर। अच्छा, उसके बाद ये कहता है गैस का ना तो डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। गैस का ना तो डेफिनेट शेप और ना डेफिनेट वॉल्यूम है, और ये पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगी। जितना भी कंटेनर, जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल होगा उसको ऑक्यूपाई करती है ये। गैस के मॉलिक्यूल्स में डिफियन भी होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स में एफियन भी होती है, जो अभी हम पढ़ कर चुके हैं, ठीक है। और गैस के अंदर जो डिफियन है वो सबसे ज्यादा है, लिक्विड से भी ज्यादा है, सॉलिड से भी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बेटा उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। अब देखो काइनेटिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी किसके बारे में होगी बेटा? मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में है। देखो काइनेटिक जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो मॉलिक्यूल्स की मोशन के बारे में है। कहते हैं बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस, जो गैसेस का बिहेवियर प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी थी वही दोबारा रिवीजन है बेटा। जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सेम प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर वही प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हमने पंजाब के सिलेबस के अंदर पढ़ ली थी, वही सेम ही है, मगर रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। कहते हैं बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज, जो गैस का बिहेवियर है और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कैन बी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन बाय यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कहते हैं गैस का जो बिहेवियर है और उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम थ्योरेटिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस थ्योरी इज द मॉडल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। जाहिर है गैस का बिहेवियर को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ के अंदर कुछ पॉइंट्स भी हैं इसके अंदर। रैंडम मूविंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को फर्स्ट जो शेप दी थी बेटा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो फर्स्ट जो पोस्टुलेट दिया था या फर्स्ट जो उसका जो मतलब एक ढांचा था या फर्स्ट जो उसने पॉइंट्स जो दी थी वो दिए थी डेनियल बेरोनियोली ने, स्विस मैथमेटिशियन था एक, ठीक है। उसने पहले पहले इसका कुछ पॉइंट्स बताई थी गैस के मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद उसके अंदर इजाफा होता गया। मैक्सवेल ने जो थी वो गैस के डिफरेंट वेलोसिटीज को डिस्क्राइब किया था। जो गैस के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज हैं उनको डिस्क्राइब किया था मैक्सवेल ने। बोल्ट्जमैन ने डिफरेंट एनर्जी को डिस्क्राइब किया था। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसको बोल्ट्जमैन ने डिस्क्राइब किया था। उसके बाद क्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन दी थी। तो मतलब है कि बाकी सबका कंट्रीब्यूशन है बेटा इस थ्योरी के अंदर, बाकी साइंटिस्ट का भी कंट्रीब्यूशन है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर। अब इनकी मेन पॉइंट्स कौन सी हैं? बिल्कुल मेन पॉइंट्स वो ही हैं जो इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि गैस आर कंसीडर टू बी कंपोज ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। कहते हैं गैस जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स भी कह सकते हैं। क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो है सपोज करते हैं डायटमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइटमिक मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं मोनोएटमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोएटमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है वही जो गैसेस हैं, जो नोबल गैसेस हैं, जो एटॉमिक फॉर्म में होती है। तो ये कहते हैं गैस जो है वो कंपोज्ड है स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसका मतलब है जो गैस है उनका जो छोटा यूनिट है उसको हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। सेकंड पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स मूव रेंडमली, रेंडमली मूव करते हैं द स्ट्रेट लाइन। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं इन रैंडम डायरेक्शन। दे कोलाइड, ये कोलाइड भी होते हैं विथ वन अनदर, आपस में भी कोलाइड होते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड होते हैं, ठीक है। और उनकी कोलियन जो होते हैं वो इलास्टिक होती है। इनकी कोलियन क्या होगी? इलास्टिक होगी। द कोलियन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जो गैस के मॉलिक्यूल्स में कोलियन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है ना तो एनर्जी गेन होगी ना लॉस होगी। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, उनका जो मास है और साइज है वो क्या होती है? सेम होती है। अगर गैस सेम है,
अगर सेम गैस है तो उनके जो मॉलिक्यूल का साइज होगा, उनका जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर डिफरेंट गैसेस हैं तो जाहिर है उनके मॉलिक्यूल का साइज भी डिफरेंट होगा। मगर सेम गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज और मास जो होता है वो सेम होता है। अगर डिफरेंट गैसेस हैं तो उनके मास और जो साइज होगा वो डिफरेंट हो सकता है। प्रेशर इज द प्रोड्यूस्ड, जाहिर प्रेशर इज द प्रोड्यूस्ड बाय द कोलिन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। देखो बेटा, प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द कोलिन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है वो उनकी कोलियन का नतीजा है, वो गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलियन उसका नतीजा है। उसके बाद है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल, उस पर डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसलिए कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। एट लो प्रेशर द एवरेज डिस्टेंस, लो प्रेशर पे जो एवरेज डिस्टेंस होगा मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा प्रेशर लो होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे, अगर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एवरेज डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ये सिंध के सिलेबस में है बिल्कुल कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो इसका मतलब है मीन फ्री पाथ किससे रिलेटेड है, प्रेशर से। अगर प्रेशर कम है तो मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा। बेटा मीन फ्री पाथ का मतलब है डिस्टेंस, फ्री डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर प्रेशर लो है तो जो मीन फ्री पाथ होगा वो ज्यादा होगा, याद कर लो बेटा, मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा, मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा अगर प्रेशर लो है। अगर प्रेशर हाई है, प्रेशर बेटा हाई है तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हाई से क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, और करीब आने से जो मीन फ्री पाथ होता है वो कम हो जाता है, इनका डिस्टेंस कम हो जाता है। उसके बाद है देयर इज नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, कि गैस के मॉलिक्यूल्स में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये भी हम जो सिंध के सिलेबस सारी पॉइंट्स वो ये सेम ही है, मगर इनकी जो तरतीब है वो चेंज है, सीक्वेंस चेंज है। अगर पंजाब के अंदर देखोगे तो वही सेम पॉइंट्स थी, मगर सीक्वेंस थोड़ा इनका चेंज है, सेम ही पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में ना तो फोर्स अट्रैक्शन है ना रिपल्शन होती है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल, गैस के वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बेटा कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में गैस का जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा उसका वॉल्यूम न होने के बराबर होगा। देखो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है, उसके लिए उसका जो वॉल्यूम होता है न होने के बराबर होता है। कंटेनर के मुकाबले में कंटेनर का वॉल्यूम बड़ा है, मगर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है गैस का सिंगल मॉलिक्यूल, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो बिल्कुल न होने के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो क्लासियस ने एक इक्वेशन ड्राइव की थी बेटा प्रेशर की, प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, ठीक है। तो वो है पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम इन सी स्क्वायर। ये बेटा काइनेटिक इक्वेशन है। ये काइनेटिक इक्वेशन, पी का मतलब है प्रेशर, वी वॉल्यूम को जाहिर करता है, एम क्या है,
मास ऑफ मॉलिक्यूल, और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और सी क्या है, ठीक है बेटा, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये फिजिक्स में भी पढ़ी होगी आप लोगों ने बेटा। ये है काइनेटिक इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c²। तो एम जो है वो मास है मॉलिक्यूल का, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और जो c² है ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो बेटा ये है काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसलिए कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती बेटा। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसलिए लिया जाता है क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दिया गया है कि एक मॉलिक्यूल्स हैं n1 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है c1², और n2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है c2², n3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी क्या है c3²। अब देखो हो सकता है 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 में 10 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी एक जैसी हो, और 20 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो उनसे डिफरेंट है, और 30 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी जो एक जैसी है मगर उन तीनों से डिफरेंट है। तो उनका क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। जिस तरह हमारा परसेंटेज होता है वो भी एवरेज है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में नंबर एक जैसे नहीं होते हैं, उनका हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है ये n1 मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, n1 मॉलिक्यूल्स की तादाद है जिनकी वेलोसिटी है c1²। दूसरे n2 मॉलिक्यूल्स हैं, n2 मॉलिक्यूल्स की तादाद है जिनकी वेलोसिटी है c2², और उसके बाद n3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है c3²। अब इनको सम करेंगे बेटा, इनको सम करके डिवाइड कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल्स की तादाद से, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो क्या मिलेगा हमें, मिलेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या मिलेगा हमें, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है इन सबका एवरेज, जितनी भी वेलोसिटीज हैं इन सबका एवरेज बेटा। जितने भी मॉलिक्यूल के वेलोसिटीज हैं उन सब का क्या लेंगे हम, एवरेज लेंगे। एवरेज इस तरह लिया जाता है, ठीक है। अब और भी होगा, फिर जितने मॉलिक्यूल्स हों, मॉलिक्यूल्स की तादाद जितनी भी हो बेटा उसके अंदर सम करते जाएंगे हम, ठीक है। अगर जो है वो n4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी c4 है, तो उसको n4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो बेटा ये एवरेज है उनका। और एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसके अंदर क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, अंडर रूट ले देते हैं बेटा। जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बेटा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेते हैं, और ये किसके बराबर होगी, अंडर रेडिकल 3RT/m बेटा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, क्योंकि बेटा 3 कांस्टेंट, आर की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर सबके लिए सब एक जैसा होगा। अगर सपोज करते हैं 2-3 गैसेस को आप कंपेयर करना चाहते हो, हाइड्रोजन को, हीलियम को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को कंपेयर करना चाहते हो, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी गैस की ज्यादा होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला है अंडर रेडिकल 3RT/m, अंडर रेडिकल 3RT/m। तो बेटा अगर सबको कहते हैं 2-3 गैस को कंपेयर करना चाहते हो तो सबका टेम्परेचर एक जैसा होगा। कंपैरिजन में
सबका टेम्परेचर भी क्या होगा, एक जैसा होगा, सबके लिए आर की वैल्यू भी एक जैसी इस्तेमाल होगी, सबके लिए जो 3 की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है। बाकी क्या आएगा, आएगा मोलर मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी गैस की ज्यादा होगी। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज मोर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो बेटा ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसी गैस की होगी जिसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कम होगा, उसकी होगी। ठीक है, अब इसके कोई प्रॉब्लम अगर तो नहीं गिवन है बेटा, प्रॉब्लम नहीं गिवन है इसके। अब आते हैं मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा उनकी मोशन किस तरह की होती है। अब देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है। देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन ट्रांजिशनल मोशन भी होगी, वाइब्रेशनल मोशन भी होगी और रोटेशनल मोशन भी होती है। अब वो डिपेंड करता है गैस पे। अगर गैस मोनोएटमिक है बेटा, अगर गैस मोनोएटमिक है, मोनोएटमिक गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उनके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी, वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन उनमें नहीं होती। अच्छा, वो होती है पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स में। बेटा जो पॉलीएटमिक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीएटमिक का मतलब जिनमें ज्यादातर ज्यादा गैसेस, ज्यादा डायटमिक हो, ट्राइएटमिक हो, एक से ज्यादा एटम वाली गैसेस। बेटा जो पॉलीएटमिक गैसेस हैं मतलब जिनमें एटम जो है एक से ज्यादा हो, उनके अंदर तीनों मोशंस होती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो डिपेंड करता है गैस पे। अगर मोनोएटमिक है तो बेटा उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन होगी, अगर जो है वो पॉलीएटमिक है तो उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन भी होगी और रोटेशनल मोशन भी होती है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, बेटा काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। अब कहते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं ऑल डायरेक्शन में। बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडम मोशन होती है ऑल डायरेक्शन के अंदर। तो ऑल डायरेक्शन वाली जो मोशन है इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हर डायरेक्शन मूव करेंगे। देखो हीलियम है, बेटा हीलियम ये मॉलिक्यूल इधर भी मूव कर सकता है, 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 ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है मॉलिक्यूल्स। देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन हर डायरेक्शन में हो सकती है, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, और ये सभी गैसेस में होगी बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन सब गैसेस में होती है। बाकी रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन जो थे वो गैस को देकर होगी, मतलब मोनोएटमिक में नहीं होगी। जो मोनोएटमिक है उनमें वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोशन नहीं होती बेटा। तो कहते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मोशन होती है ऑल डायरेक्शन के अंदर। दे हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, इनमें काइनेटिक एनर्जी भी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी है, वो डिक्रीज भी होती है, इंक्रीज भी होती है, वो टेम्परेचर भी डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर भी डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि मोशन बढ़ेगी। ये जो मोशन है बेटा इनसे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी भी है, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन बढ़ेगी, जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है ऑल डायरेक्शन के अंदर बढ़ जाएगी, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन बढ़ती है और उसके साथ साथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है और जो ट्रांसलेशनल मोशन होगी वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, तो बेटा गैस के जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो 3 किस्म की है, ट्रांजिशनल मोशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। मोनोएटमिक जो है, जो गैसेस मोनोएटमिक होती हैं बेटा, मोनोएटमिक
मोनो एटॉमिक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये मोनो एटॉमिक हैं। इनके अंदर सिर्फ एक ही मोशन है, वो है ट्रांसलेशनल मोशन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मोनो एटॉमिक गैसेस जो हैं कौन सी मोशन शो करती हैं, तो सिर्फ उनमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ठीक है, बाकी जो डायटमिक है बेटा H2 और ट्राइएटमिक कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया या मीथेन विल अंडरगो इन एडिशन टू रोटेशन एंड वाइब्रेशन। उनके अंदर एडिशन में रोटेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और वाइब्रेशनल भी होगी मोशन, और उनके साथ एनर्जी भी रिलेटेड होती है। तो पहले आते हैं ट्रांजिशनल मोशन पे। तो बेटा ट्रांजिशनल मोशन का मतलब है मोशन इन ऑल डायरेक्शन। देखो ट्रांजिशनल मोशन का मतलब क्या है, मोशन इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव करते हैं, ऑल डायरेक्शन मूव करते हैं, तो इस ऑल डायरेक्शन की मोशन को क्या कहते हैं, हम ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसी मोशन को वो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो भी मूव कर सकती है, वो मीथेन होगी वो भी मूव कर सकती है, वो अमोनिया है तो अमोनिया मूव कर सकती है ऑल डायरेक्शन के अंदर। मोनोएटॉमिक भी ऑल डायरेक्शन में मूव करती हैं, और जो पॉलीएटॉमिक है वो भी ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसी ऑल डायरेक्शन की मोशन को क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। उसी से एनर्जी रिलेटेड है, उसको कहते हैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इसका मतलब है गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है उनमें मूव करते हैं, उसी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन की मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। और एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स की मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, उसके बाद है रोटेशनल एनर्जी। बेटा रोटेशनल एनर्जी का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका एक सेंटर होगा, सेंटर के गिर्द वो रोटेट करेगा। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है या ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल है, बेटा एक ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम सेंटर में है, एक एटम यहां पे है, एक इधर एटम है, तो ये सेंटर है बेटा, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर गिर्द मॉलिक्यूल्स की रोटेशन होगी, ये सेंटर है, सेंटर गिर्द मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, रोटेशन होती है। इस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल एनर्जी। बेटा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का मतलब है एक सेंटर होगा मॉलिक्यूल का, उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रोटेट करता है, मॉलिक्यूल जो होता है पूरे उसमें रोटेशन आती है, उस रोटेशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और इसके अंदर फिगर भी दी गई है बेटा, अगले पेज पर इसकी फिगर भी गिवन है कि सेंटर है, सेंटर के गिर्द जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सी जो है सेंटर है, सेंटर के गिर्द मॉलिक्यूल्स की रोटेशन होगी। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में सी सेंटर पे है, या वाटर है, अगर वाटर स्टीम में तब्दील हो जाए तो ऑक्सीजन बीच में होगा और दो हाइड्रोजन होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है जो सेंटर है उसके गिर्द मॉलिक्यूल्स की रोटेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहा जाता है। तो मोशन इंपॉर्टेंट to the gas molecules as a result of the angular momentum, angular momentum होगी about the center of gravity, center of gravity के गिर्द, is called rotational motion, and energy created, जो एनर्जी से पैदा होगी इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल एनर्जी कहेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है वाइब्रेशनल मोशन। बेटा ये भी मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन। अच्छा, ये बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होती है। अब देखो ट्रांजिशनल मोशन के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। देखो बेटा ट्रांजिशनल मोशन क्या है, मॉलिक्यूल्स की मोशन है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो होगी ऑल डायरेक्शन के अंदर, कि मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है ऑल डायरेक्शन के अंदर, उसको हम कहेंगे ट्रांजिशनल मोशन। अब उसके बाद है कि जो ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स उनका सेंटर होता है। बेटा ट्राइएटमिक या पॉलीएटमिक का क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर के गिर्द रोटेशन होती है मॉलिक्यूल्स की। बेटा मॉलिक्यूल्स की रोटेशन होती है सेंटर के गिर्द, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, और जो एनर्जी उसी से पैदा होगी उसको क्या कहेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आज उसके इमेजेस वगैरह बेटा नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो ताकि आपको इमेजेस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये चीज। तो रोटेशनल जो एनर्जी है वो है सेंटर के गिर्द, इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा,
उसके गिर्द मालिक्यूल्स की क्या होगी, स्पिनिंग होगी, रोटेशन होगी, जिसको कहेंगे रोटेशनल मोशन, और उसी से एनर्जी पैदा होती है जिसको हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है वाइब्रेशनल। बेटा उसके बाद क्या है, उसके बाद है वाइब्रेशनल मोशन, और ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होती है। तो मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तीनों मोशंस होती हैं। ट्रांजिशनल मोशन का मतलब है मोशन इन ऑल डायरेक्शन, मोशन होगी ऑल डायरेक्शन के अंदर। दूसरा है वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ये भी पॉलीएटॉमिक में होगी, जिसमें जो सेंटर होगा, सेंटर के गिर्द मॉलिक्यूल की रोटेशन होती है, इसको हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे हम, टाइम भी कंप्लीट हो गया है, तो कल कोशिश करूंगा कि इसके इनके जो इमेजेस वगैरह हैं इनसे आपको मैं समझा दूं।